Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. I am Mariam to continue the previous topic about the Carl Jung, contribution of Carl Jung. पार्ट वन में हम हिस्ट्री ऑफ कार्ल जंग डिस्कस कर चुके हैं. अब इस इन दिस सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था वो साइकिक एनर्जी के बारे में था. साइकिक एनर्जी का जो मेन कॉन्सेप्ट था ना वो वैसे तो फ्राइड ने दिया था और इसमें ये था उन्होंने बिलीव किया था कि जो लिबिडो है वो प्राइमरीली सोर्स है सेक्सुअल एनर्जी का. इस चीज़ को कार्ल यूंग ने टोटली डिनाई किया था, बल्कि इनका मानना था कि जो लिबिडो है वो टू वेज में इन्होंने यूज़ की थी. एक तो ये कि जो हम जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, लिबिडो एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है बेसिकली. सेकंड में इन्होंने ये कहा था कि जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम ये साइकिक एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं थ्रू परसीविंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड विशिंग आर कैरिड आउट. इसके बाद मीन्स के जो पर्सन है जब किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करता है तो वो पूरी अपनी साइकिक एनर्जी लगा देता है अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को उस चीज़ को हासिल करने के लिए, स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में. फिर उन्होंने प्रिंसिपल्स ये थे साइकिक एनर्जी के. सबसे पहला आ जाता है ओपोजिशन प्रिंसिपल. ओपोजिशन प्रिंसिपल्स में ये था कि जो फिजिकल एनर्जी इन द यूनिवर्स है सच एज हीट वर्सेस कोल्ड हो गया, हाइट वर्सेस डेप्थ हो गया, क्रिएशन वर्सेस डिके हो गया. यूंग आइडियाज डेट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ओपोजिशन प्रोसेस और टेंडेंसीज इन is necessary to generate psychic energy. And the second one is equivalence principle. इसमें ये था कि द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विद इन अ पर्सनैलिटी. मीन्स उनका मानना था कि जो हमारे अंदर जो कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशंस वो एक्सपेंड कर जाती हैं. मीन्स के जो हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रिप्रेस्ड हो जाती हैं, बैनिश हो जाती हैं, जिनको बाहर लाने के लिए हमें अपनी अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लाना ज़रूरी होता है, लाइक हॉबीज़ के थ्रू या अपने मेन इंटरेस्ट वगैरह के थ्रू. ही स्टेटेड दैट एनर्जी एक्सपेंडेड इन ब्रिंगिंग अबाउट सम कंडीशन इज़ नॉट लॉस्ट but rather is shifted to another part of the personality. For example, if we lose interest in a person, hobby or a field of study, the psychic energy formerly invested in that area is shifted to a new one. The third one is entropy principle. Entropy principles क्या होता है? एक ऐसी टेंडेंसी है जो कि बैलेंस क्रिएट करती है, इक्विलिब्रियम करती है विद इन द पर्सनैलिटी. फॉर एग्जाम्पल, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और एक हॉट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. जो हीट विल फ्लो फ्रॉम द हॉटर object to the colder object until they are equilibrium at the same temperature. In fact, an exchanging energy occurs resulting in a kind of homeostatic balance between the objects. अब उन्होंने कुछ एस्पेक्ट्स दिए थे पर्सनैलिटी के. सबसे पहला आ जाता है ईगो. ईगो में एक सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जिसका जो मेन कंसर्न होता है, साइकिक कंसर्न क्या होता है? परसीव करना, थिंकिंग, फीलिंग एंड रिमेंबरिंग. इसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ ओवर अवेयरनेस ऑफ ओवर सेल्फ and is responsible for carrying out all the normal everyday activities of waking life. नेक्स्ट इनका जो बेसिक कंसेप्ट था वो एटीट्यूड्स के बारे में था. इनका मानना था कि हमारे जो कॉन्शियस या अवेयरनेस परसेप्शन ऑफ ओवर इन्वायरमेंट के बारे में होती है, हम उसको किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. मीन्स हमारे टू एटीट्यूड्स होते हैं, एक तो एक्स्ट्रावर्जन होता है और एक इंट्रोवर्जन होता है. यूंग बिलीव डैट कि जो साइकिक एनर्जी है वो चैलेंज करती है एक्सटर्नली टुवर्ड्स द आउटसाइड वर्ल्ड और इंटरनली जो होगा वो टुवर्ड्स द सेल्फ होगा. एक्स्ट्रावर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें ओपननेस आ जाती है, सोशिएबल एंड सोशली असर्टिव ओरिएंटेड टुवर्ड अदर पीपल. एज़ कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें विड्रॉन आ जाते हैं, ओपन शाइनेस एंड टर्न टू फोकस ऑन देमसेल्व्स. ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि सिर्फ अपनी फीलिंग्स और थॉट्स पर तवज्जो देते हैं. उनके लिए अपने डिसीजंस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं. अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग, ऑल ऑफ अस हैव द कैपेसिटी फॉर बोथ एटीट्यूड्स, बट उसमें एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है. अब डोमिनेंट एटीट्यूड कौन सा हो सकता है? वो जो कि डायरेक्टली बिहेव करता है और कौन उस चीज़ से अवेयर होता है, या नॉन डोमिनेंट जो कि उसके अंदर होता है लेकिन वो एक हिडन होता है, हाइड होता है, बैनिश होता है, रिप्रेस्ड होता है, वो उसके अंदर नॉन डोमिनेंट एटीट्यूड का रोल प्ले करता है. मीन्स कि एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ भी हैं, इंट्रोवर्जन भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहता है. सो जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगी, एटीट्यूड होगी, वो डोमिनेंट हो जाएगी, जो एक्सट्रोवर्ट होगी वो हाइड हो जाएगी, लेकिन होंगे उसके अंदर दोनों. सो ये थे उसके एटीट्यूड्स. नेक्स्ट कंसेप्ट उसने दिया था साइकोलॉजिकल फंक्शंस का. मीन्स के इंसान के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट एटीट्यूड्स मौजूद होते हैं. ही प्रपोज्ड एडिशनल डिस्टिंक्शन अमंग द पीपल बेस्ड ऑन व्हाट ही कॉल्ड द साइकोलॉजिकल फंक्शन. अब वो कौन कौन से हैं उसको उसने चार कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया, चार फंक्शंस में. फर्स्ट आ जाता है सेंसिंग, सेकंड इंचुएटिंग, थर्ड थिंकिंग, फोर्थ फीलिंग. अब जो फर्स्ट हुआ ना सेंसिंग एंड इंचुएटिंग, वो उन्होंने नॉन रेशनल फंक्शन में आइडेंटिफाई कर दिया. थिंकिंग और फीलिंग को इन्होंने रेशनल कह दिया. अच्छा, अब ये जो दोनों इन्होंने ग्रुप कैटेगराइज कर दिए हैं, इसमें इनका मानना था कि यूंग के अकॉर्डिंग अगर एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी
डोमिनेंट एटीट्यूड जो है वो डेवलप होता है। लाइक वो एक्सट्रोवर्जन भी हो सकता है, इंट्रोवर्जन भी हो सकता है। तो उसके साथ एक डोमिनेंट फंक्शन भी डोमिनेंट होगा। मीन्स ये जो हमने कैटेगराइज किया है, 4 कैटेगरीज हैं, 2 ग्रुप्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया है। अब एक ग्रुप के अंदर 2 फंक्शंस आ रहे हैं, उसमें से एक फंक्शन जो है ना वो साथ में डोमिनेट हो जाएगा। लाइक अगर वो एक्सट्रोवर्जन है तो उसका सेंसिंग जो है फंक्शन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो उसने इस चीज़ को इस तरीके से डिवाइन किया है। नेक्स्ट आ जाती हैं साइकोलॉजिकल टाइप्स यूंग के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर उसने 8 टाइप्स को डिफाइन किया है, जिसमें 2 एटीट्यूड्स आ जाते हैं और 4 इसकी टाइप्स आ जाती हैं। मीन्स के फर्स्ट अगर एक्स्ट्रावर्टेड है तो वो एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग हो जाएगा। एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग में क्या होता है, लॉजिकल होता है, ऑब्जेक्टिव, डोगमेटिक। एक्स्ट्रावर्टेड फीलिंग्स की बात करें, उसमें इमोशनल सेंसिटिविटी आ जाती है, सोशिएबल, मोर टाइपिकल वुमेन देन मैन। थर्ड आ जाता है एक्स्ट्रोवर्टेड सेंसिंग, उसमें आउटगोइंग, प्लेजर सीकिंग, अडेप्टेबल। द फोर्थ वन इज़ एक्स्ट्रावर्टेड इनिशिएटिंग, जिसमें क्रिएटिविटी आ जाती है, एबल टू मोटिवेट अदर्स एंड टू सीज अपॉर्चुनिटीज़। द फिफ्थ वन इंट्रोवर्टेड थिंकिंग, जिसमें मोर इंटरेस्टेड इन आइडियाज देन इन पीपल। सिक्स वन इंट्रोवर्टेड इन फीलिंग्स, रिजर्व्ड, अनडिमोन्स्ट्रेटिव, येट कैपेबल ऑफ डीप इमोशंस। सेवन्थ वन आ जाता है इंट्रोवर्टेड सेंसिंग, जिसमें आउटवर्डली डिटैच्ड, एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन ऑस्थेटिक परसूट्स। एट्थ वन इंट्रोवर्टेड इंचुएटिंग, कंसर्न विद द अनकॉन्शियस मोर देन एवरीडे रियलिटी। सो ये कुछ टाइप्स है जिसके अंदर 4 फंक्शन और 2 एटीट्यूड्स को मिलाकर साइकोलॉजिकल टाइप्स बनाई गई हैं। देन आ जाता है कंसेप्ट पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में। पर्सनल अनकॉन्शियस क्या है? फ्राइड की अगर हम थ्योरी में बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को प्री कॉन्शियस भी कहा जाता है, यानी ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि इंसान के माइंड में होते हैं, कॉन्शियसली होते हैं, लेकिन वो फॉरगेट कर जाता है, भूल जाता है, सुप्रेस्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिस्टर्बिंग। अगर मैं आपको इसको इसमें कॉमन सी एग्जांपल दूँ, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, टीचर है, टीचर जो है लेक्चर डिलीवर कर रहा है, बाहर से अचानक से कोई एक स्टिमुलस आ जाता है, तो सबकी जो हम कहते हैं कि जो तवज्जो होती है बिल्कुल डाइवर्ट हो जाती है। मीन्स कि वो क्या पढ़ें क्या करें। जब वो स्टिमुलस जाता है, कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, तो बाद में अक्सर टीचर्स का पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैं कहाँ पर थी, मैं क्या पढ़ा रही थी। तो फिर उनको जो ही रिमाइंड करवा दिया जाता है कि आप ये स्टूडेंट्स ने बता दें कि आप ये लेक्चर आपने लास्ट पार्ट ये किए, तो एकदम से उनके कॉन्शियसनेस में आ जाती है, अवेयरनेस हो जाती है कि हाँ मैं यहीं पर थी। ये होता है पर्सनल कॉन्शियसनेस, यानी प्री कॉन्शियसनेस के इंसान को उसके बारे में पता होता है, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस होती है जो कि उनकी जो कॉन्शियसनेस होती है उसको रिप्रेस कर देता है और अनकॉन्शियस में कन्वर्ट कर देता है। सो नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। उसमें क्या होता है कि यूं का मानना है कि काफ़ी सारे हमारे ऐसे इंसान के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, मीन्स कि वो रिपीट होते हैं बार बार हर जनरेशन में। हम इसको कह सकते हैं बिकम पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी। ह्यूमन की जो साइकी होती है, यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो बिकम पार्ट ऑफ अवर प्रेजेंट बिहेवियर, अपने बिहेवियर को, आने वाले बिहेवियर को प्रेजेंट करते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और कंट्रोलिंग होती है। अगर हम एंसेस्ट्रल एक्सपीरियंस यानी पास्ट जो कि हमारे गुजर चुके हैं उनके बारे में अगर एक्सपीरियंस करें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पावरफुल होती है, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन एक्सपीरियंस हो रही होती है, तो हर इंसान के माइंड में वो बहुत जल्दी स्टोर हो जाती है, वो बहुत जल्दी अवेयरनेस में ले आता है। सो नेक्स्ट उसने कंसेप्ट में जो बात की थी वो आर्केटाइप्स के बारे में बात की थी कि यानी कलेक्टिव जो एक्सपीरियंस होते हैं वो यूनिवर्सल, अनकॉन्शियस जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं वो यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस में कंटेन किए जाते हैं। इसमें आप कुछ कॉन्सेप्ट्स ये थे। पहला आ जाता है पर्सोना का। पर्सोना क्या होता है कि एक रोल ऑफ पर्सन प्रेजेंट टू अदर, के दूसरे के सामने क्या प्रेजेंट करता है। इसको हम लोग रेफर करते हैं कि एज अ मास्क दैट एन एक्टर वेयर्स टू डिस्प्ले वैरायटी रोल्स ऑफ फेसेस टू द ऑडियंस। मीन्स के पर्सोना मीन ऐसा हम लोगों ने खुद को एक्ट करवाया होता है, पब्लिकली फेस करवाया होता है, जो कि हम लोगों को दिखाना चाह रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ। ठीक हो गया। सेकंड आ जाता है एनिमा, और एनिमास का कॉन्सेप्ट दिया था। अब एनिमा क्या होता है? एनिमा एक ऐसा फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ मेल साइकी, जो मेल है उसने कुछ फेमिनिन यानी फीमेल के जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो अडोप्ट कर लिए होते हैं। और एनिमस सेकंड कॉन्सेप्ट जिसके अंदर मस्कुलिन एस्पेक्ट्स होते हैं फीमेल साइकी के, जो फीमेल है उसने मस्कुलिन यानी मेल कॉन्सेप्ट जो है अपने अंदर डेवलप कर लिए होते हैं। अब ये जो एनिमा और एनिमास आर्केटाइप जो है वो रेफर करती है यूंग के अकॉर्डिंग, कि यूंग का मानना था कि ह्यूमन जो है वो एसेंशली बायसेक्सुअल होता है, यानी अगर उसके बायोलॉजिकली अगर हम उसको देखा जाए तो ईच सेक्स सिक्रीट्स द हार्मोन्स ऑफ द अदर सेक्स एज वेल एज दोज ऑफ इट्स ओन सेक्स। अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो जितने भी जो भी सेक्स हैं, सेक्स मीन्स के जो जेंडर्स हैं मेल और मस्कुलिन और फेमिनिन, बायोलॉजिकल में हम लोग सेक्स का वर्ड यूज़ करते हैं, और ओवरऑल हम लोग यानी साइकोलॉजिकली अगर हम देखा जाए तो उसको हम लोग मेल और मस्कुलिन और फेमिनिन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो उनका मानना था कि जो करेक्टरिस्टिक्स, टेम्परामेंट और एटीट्यूड होते हैं ना वो टोटली डिफरेंट होते हैं बोथ सेक्स के, चाहे वो फेमिनिन है या मस्कुलिन है।
अब जो हमने बात की थी ना कि एनिमल्स में बात की थी कि मस्कुलिन कंसेप्ट जो है वो एडॉप्ट कर लेती हैं फीमेल्स। तो मस्कुलिन कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि उनके करेक्टरिस्टिक्स, टेम्परामेंट और एटीट्यूड्स, यानी दोनों मेल और फीमेल जो है ना, ये दोनों चीज़ें जो है ना अपोजिट सेक्स की अपने अंदर अडोप्ट कर लेते हैं। ये हो गया एनिमा और एनिमल्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है शेडो। शेडो आर्केटाइप। शेडो आर्केटाइप क्या है कि ये एक इंसान की पर्सनैलिटी की डार्क साइड होती है। मीन्स बिहेवियर दैट सोसाइटी कंसिडर evil and immoral reside in the shadow, and his dark side of human nature must be tamed if people are to live in harmony. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेल्फ आर्केटाइप का। यूंग के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है कि जो यूंग है उसके अकॉर्डिंग द आर्केटाइप दैट रिप्रेजेंट द यूनिटी, इंटीग्रेशन एंड हार्मनी ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। यानी सेल्फ आर्केटाइप में इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो उसकी टोटली एक यूनिटी होनी चाहिए। यानी अगर वो एटीट्यूड या फंक्शन डेवलप करती है तो वो उसके अंदर टोटली डेवलप हो जाना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए उस चीज़। लास्ट कंसेप्ट जो इसने दिया था कार्ल यूंग ने वो था डेवलपमेंटल स्टेजेस। इसने 3 डेवलपमेंटल स्टेजेस दिए थे। एक था चाइल्डहुड, दूसरा पबर्टी यानी यंग अडल्टहुड तक, थर्ड आ जाता है मिडिल एज। तो फर्स्ट एज की बात करते हैं चाइल्डहुड की। ईगो डेवलपमेंट बिगन व्हेन द चाइल्ड डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स। द सेकेंड वन इज़ प्यूबर्टी टू यंग अडल्टहुड। इसमें क्या होता है कि जो एडोलेसेंट है मस्ट अडेप्ट टू ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ रियलिटी। इनका जो मेन फोकस होता है वो एक्सटर्नल यानी एजुकेशन, करियर एंड फैमिली, इन सब चीज़ों पर होता है। और इसमें कॉन्शियसनेस जो होती है ना वो डोमिनेंट होती है, यानी हर चीज़ से इंसान अवेयर होता है। थर्ड वन आ जाता है मिडिल एज। इसमें क्या होता है कि फोकस ऑफ द पर्सनैलिटी जो है वो शिफ्ट हो जाता है एक्सटर्नल टू इंटरनल अटैम्प्ट में, यानी कि बैलेंस हो जाना अनकॉन्शियस का कॉन्शियसनेस के साथ मिडिल एज में। सो होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। हमने फर्स्ट पार्ट 1 में इसके हिस्ट्री भी डिस्कस कर ली और इसमें सारे बेसिक कंसेप्ट भी डिस्कस कर ली। सो आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।